नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल आपको मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया था, संडे था। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट कर रहा था या ऐसा कुछ भी नहीं, रेस्ट तो अभी है ही नहीं जीवन में। आप लोगों के लिए ही काम कर रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट बहुत सारे देखो चल रहे हैं साथ में, तो सभी को समय देना पड़ता है। तो फिर वैसे मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला था मैं, लेकिन आप अपने आप से अंदर से मोटिवेट हो वैसे ऑलरेडी, और फिर क्लास में मोटिवेशनल बातें हो जाती है, तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो समय उसमें दिया जाएगा तो आप लोगों के लिए ही सहूलियत होगी। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ, और नहीं कर रहे हैं तो कर लेना, क्योंकि इससे बेहतर विकल्प मिलने वाला नहीं है। और इसके बाद में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप ये पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका पढ़ने उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे, क्या बाकी रह गया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, फिर महाद्वीप द एंड, और फिर चलेंगे महासागरों की ओर। ठीक है, ये वीडियो लैब असिस्टेंट जो भी दे रहे हैं उन सभी के लिए रामबाण क्लासेस है, क्योंकि अब आप देखेंगे बाद में कि वास्तव में प्रश्न बने हैं और बेहद शानदार तरीके से बने, और इससे गहराई से बनते हैं, तो देखो सभी के लिए गहराई है फिर वो। और अभी समय कम है, तो जितना याद हो सके उतना याद कर लो, और सब चीजें समझा रहा हूं वैसे आपको सारी की सारी। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब यदि देखोगे आप तो इसके उत्तर में, इधर उत्तर पश्चिम में देखोगे तो उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, जो पनामा नहर से अलग होता है ये। अब जल संधियां है, अलग होता है, जुड़ता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। बस सीधी सी बात देखो, सीधे अगर समझना चाहोगे तो आप इनके बीच में क्या है वो ध्यान रखना। वैसे जल संधि यानी कि जलीय राशि को मिलाने वाली योजक कड़ी है। ठीक है, और स्थलों को अलग करती है, तो बस यही है जल संधि यानी जलीय राशि, और वहां से उस क्षेत्र को मिला देगी। ज्यादा पचड़े में पढ़ने की बात नहीं है। हाँ, आप अपने आप को इसमें और भी अच्छा नॉलेज दे सकते हो, लेकिन पहले आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए, उसके बाद में आप बनिए विद्वान, कोई आपको रोकने वाला नहीं। बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, मैं खुद भी कहता हूं होनी चाहिए, लेकिन पहले सिलेक्शन हो जाए, आपको आधार मिल जाए, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। क्यों आधार नहीं मिलेगा तो आप वैसे भी मानसिक तनाव में रहोगे, है ना। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या है, अपनी नौकरी सिक्योर करना। ठीक है, और यही चीज मैं प्रायोरिटी रखता भी हूं आप लोगों के लिए, आप समझते हो इस बात को। ठीक साथियों, दक्षिण अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने की थी। यदि इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे विश्व का, ठीक है, ये विश्व का ही लिखा है मैंने सभी जगह, ठीक है, सभी महाद्वीपों में, पूरे विश्व का लगभग 12% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या देखी जाए तो पूरे विश्व की लगभग 5.7% है, यानी लगभग 6% कह सकते हो, 5.7% जनसंख्या है। अब आपको बता दूं ये प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सर बताए क्यों, बताना जरूरी है, क्योंकि सभी महाद्वीपों के बताए, इसके छोड़ दूंगा तो फिर आप ही कहोगे कि गुरुजी उसका बाकी रह गया वो बताओ, तो इसलिए ये प्रश्न बनता नहीं है। प्रश्न कहां से बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सभी क्लासेस में बताए हैं, इसमें भी बताऊंगा कि प्रश्न कहां से बनेंगे। देखो, अब ये आपकी स्थिति आ गई वापस अपने वही पैटर्न, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका आपको मैप में दिख ही रहा है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, देख लो त्रिभुजाकार, उसमें भी बताया था, इसमें भी देखो त्रिभुजाकार दिख रहा है सामने, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इसके उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं तो आपको ध्यान है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो इसके उत्तर पश्चिम में कैरेबियन सागर है। ठीक है, यहां पे ये देख लीजिए, ये कैरेबियन सागर है। अब उत्तर पश्चिम के अंदर कैरेबियन सागर है, कैरेबियन कंट्रीज है, यहाँ पे आपको बताया था जमैका वगैरह सब वो सब, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर इसके पश्चिम में देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, ये देखिए पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन है, ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आ जाए, यानी कि प्रशांत महासागर है, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देख लो साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन। इसके उत्तर पूर्व में है आपके अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व में यानी कि उत्तर में होगा तो नॉर्थ अटलांटिक होगा। ठीक है, ये देखो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और दक्षिण पूर्व में देखोगे तो साउथ अटलांटिक ओशियन होगा। तो ये यहाँ पे आप देख लेंगे कि साउथ अटलांटिक ओशियन, ये इसकी स्थिति है पूरी की पूरी, चारों तरफ इसके क्या है वो चीज आपको मैंने बता दिया है। ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है पनामा नहर के द्वारा। ठीक है, अभी अपन चर्चा करेंगे इस पे भी। तो ये है, अब देखो इस नक्शे को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसके देशों की स्थिति समझ लेते हैं। हालांकि फिजिकल मैप भी आगे दिया है मैंने। एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर फिजिकल मैप और राजनीतिक मैप में इसमें क्या अंतर है। देखो, राजनीतिक मैप में राजनीति के हिसाब से इनके राज्यों का वर्गीकरण है, फिजिकल मैप में आपके भौगोलिक नक्शा होता है, यानी कि
कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ नहरें हैं, कहाँ नदियां हैं, वो सारी चीजें, मरुस्थल मैदान वगैरह वो चीजें दी जाती है, तो वो फिजिकल मैप है। ठीक है, भौगोलिक नक्शा है, ये राजनीतिक नक्शा है। ठीक है, अब देखो, अब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ठीक है, कहवा, कॉफी, गन्ना वगैरह इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये ब्राजील यहाँ पे है। ठीक, ये यहाँ पे अभी मैं फिजिकल मैप में बताऊंगा आपको, एंडीज पर्वतमाला है, पूरी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, ये यहाँ चलती है इस तरीके से। ठीक है, ये चिली देश है, तांबे के लिए बहुत जाना जाता है। ये अर्जेंटीना है, देखो फुटबॉल की टीम भी बहुत शानदार है, अर्जेंटीना, ब्राजील, इनकी बहुत शानदार टीमें हैं। ये इक्वेडोर है, और इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ये वेनेजुएला है, यहाँ पे घास के मैदान अभी पढ़ेंगे अपन। ये अमेजन नदी निकल रही है बीच में से, और यहां से इनके अंदर से दो रेखाएं गुजरती है, जो भूमध्य सागरीय रेखा, विषुवत रेखा, और आपके मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर ये चीजें, बाकी अभी अपन साथ साथ में पढ़ेंगे, उसके अंदर और डिटेल आएगी आपके। ठीक है, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वन लाइनर पढ़ते हो, ये क्लास, अब एक वीडियो हालांकि बनाना है वन लाइनर के साथ में, कैसे क्लास को देखना है, लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा थोड़ा सा, और थोड़ी सी बच्चों के पास अभी पहुंची नहीं है, कई बुक स्टॉल वगैरह पहुंची नहीं, तो वहां जाके बच्चों से भी यही कहूंगा मैं कि आप वहां जाके बताएं कि ये वाली किताब है, तो वो मंगवा देंगे, अवेलेबल है, प्रिंटिंग चल रही है पीछे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे सबके पास में पहुंच जाएगी, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको क्लासेस के साथ में, क्लासेस के रिवीजन के साथ इसको कैसे पढ़ना है, बेस्ट वे बता दूंगा। उसके बाद में आप फिर बहुत समय बच जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा समय दो मुझे, व्यस्तता मेरी भी रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सारी चीजें आपको समय पर दे दी जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनाम कोलंबस का भारत, पेन तो सिलेक्ट करी कौन, चलिए, उपनाम कोलंबस का भारत, पक्षियों का महाद्वीप, क्या गुरुजी पक्षियों का देश, आपने एशिया बताया, पक्षियों का देश बताया है, यहाँ पे पक्षियों का महाद्वीप बताया है। काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, शब्दों का खेल है सब। ठीक है, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप इसलिए कहा है क्योंकि देखो यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं है, लेकिन ये महाद्वीप बहुत अमीर है, बहुत धनी है। क्यों, महाद्वीप कैसे धनी है, कोई भी महाद्वीप या कोई भी क्षेत्र धनी होगा वहां पाए जाने वाले संसाधनों से, संसाधन के अंदर खनिज वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, तो ये खनिज वगैरह इन सब की दृष्टि से बहुत संसाधन यहाँ पे बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, तो इसलिए इसको कहा जाता है निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप, क्योंकि देखो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसको दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है। मैंने आपको हर महाद्वीप में लगभग जो जो उपनाम है, वो उपनाम क्यों है ये भी बताया। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि ये उपनाम, सीधा उपनाम बता दिया कि उपनाम। अब क्यों अंध महाद्वीप का अफ्रीका को बताने वाला नहीं था। ठीक है, इतना समय भी नहीं होता प्रतियोगी के पास में कि वो इसके ऊपर पीएचडी करे, सर्च करे कि कहां पे क्यों कहा जाता है, और क्यों में पढ़ जाते हैं जब प्रतियोगी उस समय, तो फिर फैक्ट काफी सारे निकल जाते हैं, समय नहीं मिलता उनको रिवाइज करने का, याद करने का। ठीक है, तो ये चीजें हैं साथियों। अब देखिए, ये पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। ये पनामा जल संधि जो है साथियों, ये 1914 के अंदर बनकर तैयार हो गई। ये पनामा जो जल संधि है ना, ये ऐसे समझ लीजिए आप कि इसको जोड़ने के लिए बनाई गई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने के लिए बीच में से, मतलब एक रास्ता निकालना था। ये पनामा है, यहाँ पे बीच में से एक रास्ता निकालना था। उसका कारण ये था कि जैसे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यदि पश्चिमी तट से पूर्वी तट पे कोई जहाज जाएगा तो उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता। पश्चिमी, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका इस नक्शे में आया नहीं, लेकिन उसे जो है ये केप हॉर्न से होते हुए और फिर ये वाला रास्ता तय करना पड़ता था। अब ये रास्ता तय करने में लगभग 8000 मील का सफर तय करना पड़ता था, जो बहुत महंगा पड़ जाता था। यदि कोई सामान बेचा जा रहा है उसकी कीमत बढ़ जाती थी, बहुत परेशानियां। अब समुद्री यात्रा पूरी परेशानियों से भरी होती है, तो इस परेशानी को मिटाने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई, और ये लगभग 1914 में बनकर तैयार हो गई, और ये 82 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई, जो पनामा नहर। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि पनामा नहर अपने आप में पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितनी जानकारी आपको चाहिए उतनी बता रहा हूँ। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबी है, और ये लगभग है आपके मान के चलो 90 मीटर चौड़ी और 12 मीटर गहरी। चौड़ाई में थोड़ा सा मुझे, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है,
लेकिन लगभग ये 90 मीटर चौड़ी है और 82 किलोमीटर लंबी, ये बिल्कुल कंफर्म है। 12 मीटर गहरी, ये भी कंफर्म है, और ये 90 मीटर चौड़ी है लगभग। तो यहां से ये जो रास्ता निकल गया तो 8000 मील की दूरी इनकी कम हो गई, और अब ये बिल्कुल ही यहां से जाकर शॉर्ट में चले जाते। नहीं तो देखो इतना लंबा सफर तय करके आना पड़ता था, समझ रहे हो? ठीक है, ये पनामा नहर है। कि पनामा नहर से गुरुजी कैसे जुड़े? कि पनामा नहर से ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों जुड़े वो भी बता दिया। ठीक, चलिए, इस महाद्वीप से भूमध्य व मकर रेखाएं गुजरती है, बता दिया आपको, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा यहां से गुजरती है। ठीक है, इसका दक्षिणतम बिंदु हॉर्न अंतरीप है। ये देख रहे हो आप, ये शेप जो देख रहे हो, ये है हॉर्न अंतरीप, यानी कि इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो हॉर्न अंतरीप है। ठीक है, हॉर्न अंतरीप या कैप हॉर्न कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख के, और यदि हिंदी में ही लिख दूं मैं तो इसे कैप हॉर्न कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिणतम जो बिंदु है इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इससे बढ़िया को क्या समझाएं? बाकी ये चीज है। अब ये जो नक्शा आप देख रहे हो ना, ये फिजिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे अपन साथ साथ में लेकर चलते हैं कि क्या क्या समझना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला। ठीक है ना, देखो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो 7200 किलोमीटर लंबी है और 7 देशों में से निकलती है। अब क्यों लंबी है? ये देखो, यहां से ये एंडीज है पूरी, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है ये पूरी एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है ना, ये पूरी एंडीज पर्वतमाला है। अब एंडीज पर्वतमाला देखो इतनी 7 देशों में से गुजरती है, जिसमें से लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है और इसका फैलाव 7 देशों में है। ठीक है, अब प्रश्न मैंने कहा था ना कहां से बनते हैं, प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा बनता है, एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में। ठीक है, कई लोग ये भी गलत करके आते हैं, क्यों? पढ़ा नहीं होता ढंग से, और पढ़ भी लिया होता तो वहां पे कंफ्यूज होते हैं। अब आप कंफ्यूज क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपने देख लिया इस चीज को। देखो आंखों से देखा हुआ, एक तो सुना हुआ और एक आंखों से देखा हुआ बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, तो आपने आंखों से देख ली है कि एंडीज पर्वतमाला यहाँ है। अब आपको जैसे रॉकी पर्वत श्रेणी बताई थी, ठीक है ना, अल्पेशियन पर्वत बताया था, तो सारी चीजें आपने देखी कि अलास्का पर्वत श्रेणी बताई, सारी चीजें आपने मैप में देखी है और मैंने समझाया आपको। तो आपके लिए वो चीजें इतनी आसान हो गई कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा आप अभ्यास करोगे। इसकी भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज बन रही है। जैसे ही राजस्थान वाली अपने सेकंड ग्रेड की पूरी हो जाती है तो वही 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज, इसकी भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज, ऐसी टेस्ट सीरीज कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वो वाली बात के साथ में आएगी। तो वहां पे जैसे ही आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट तो होगे, लेकिन आपके सामने ये चीजें तुरंत निकल के आएगी कि हाँ एंडीज पर्वतमाला का। अब मान लीजिए प्रश्न एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगाकर घुमा के देता है कि प्रश्न कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की कौन सी दिशा में। ठीक है, अब आपको पूर्वी दिशा भी पता है, पश्चिमी दिशा भी पता है, सीधी सी बात है कि आप पश्चिमी दिशा करके आओगे आपके प्रश्न सही होगा। ठीक है, अब ये दे दे उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में, मतलब ही नहीं है, पश्चिमी दिशा में इतनी लंबी फैली हुई है। तो ये फायदा होता है ये मैप के साथ में अध्ययन करने का। और ये भी एक तरह की ट्रिक्स की श्रेणी में ही आ जाती है। एक छोरों का गुरुजी हम ट्रिक बताओ, अरे क्या बताओ, ट्रिक जहां पे जरूरी है ना वही। अब जबरदस्ती तो कहीं नहीं घुसेड़े जा सकती ट्रिक, क्यों घुसेड़े ऐसी, क्या मतलब। तो ये है जहां पे जरूरी है वहां जरूर दूंगा, और दूंगा ऐसी कि वो भी आपके दिमाग में चिपकेगी। ठीक है ना, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, 7 देशों से गुजरती है, 7200 किलोमीटर लंबी है। अब देखो एकांकागुआ चोटी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 6960 मीटर है। अब मैं आपको बताऊं एकांकागुआ कहां है। ये रही आपकी एकांकागुआ चोटी जो 6960 मीटर है, और यहीं भी 6960 लिखा हुआ है। आपको हालांकि दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन ये जैसे ही मैं टेलीग्राम में आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, आप महाद्वीपों की जितनी पीडीएफ शेयर की उन्हें संभाल के रखना और इनके मैप का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना, अध्ययन करना। ठीक है, क्योंकि ये मैप मतलब बहुत छांट के दिए हुए हैं, जो एकदम परफेक्ट आपके सेट होते हैं ना टॉपिक के साथ में, जिसमें हर चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाए, वो वाले मैप है। तो इन्हें सहेज के रखना, ये बार बार मिलने वाली चीजें नहीं है। अब जैसे कोई विद्यार्थी लेट देखेगा ना
तो उसके लिए पीडीएफ ऊपर चली जाएगी। देखो उसके लिए मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है, वो हमेशा अंदर रहती है, उसको हटाते नहीं है, बस वहां जाके उसको वो ढूंढ के देखनी होगी, फाइल्स में जाकर देख लेंगे। अब आज तक टेलीग्राम ग्रुप बनने के बाद जितनी चीजें वहां डाली गई कोई भी हटाया नहीं गया, सभी अवेलेबल है, बस आपको वहां पे जाकर देखनी है अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि अब एक ही चीज के लिए अपन बैठ नहीं सकते। ठीक, तो ये एकांकागुआ चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो ये कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो 6,896 मीटर है। अब ये जो देख पा रहे हो आप, अब यहाँ पे हालांकि 5,897 लिखा हुआ है, लेकिन 6,896 मीटर है, ये सही है। अब इस मैप में ये लिख रखा है उन्होंने आगे से, ये इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूं ताकि विद्यार्थी बार बार पूछे नहीं। तो 6,896 मीटर है, ऑथेंटिक बुक में से उठाया हुआ फैक्ट है, तो चिंता न करें। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ज्वालामुखी आपके नहीं है सेकंड ग्रेड वालों के, ज्वालामुखी रीट वालों के हैं, रीट एसएसटी। रीट वालों की जो वन लाइनर आ रही है उसमें बेहतरीन तरीके से ज्वालामुखी और भूकंप वाले टॉपिक संकलित करके डाले गए। मजा ले तो सवाल बाहर चला जाए, ठीक है, तो वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके लिए ही काम चल रहा है, वो भी जल्दी दे देंगे। वो पूरी सिलेबस के ऊपर ही पुस्तकें देने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि आपके वन लाइनर ये आई, ये भी सिलेबस पे, वन लाइनर रीट वाली आएगी, वो भी उसके पूर्णतः सिलेबस के ऊपर ही आएगी, ठीक है ना। तो ये है साथियों। अब देखो ये क्रोटोपैक्सी है, ठीक है, ये चिम्बेरोज़ो है। अब जो आगे आ रही है अपने चिम्बेरोज़ो चोटी इक्वेडोर में एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। अब अभी अपन ने इक्वेडोर की स्थिति देखी थी, क्विटो वगैरह, तो ये इक्वेडोर के अंदर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें भी देखो सक्रिय, सुसुप्त और शांत तीन तरह के होते हैं। ये है सुसुप्त जो एक समय आए थे लेकिन अभी काफी समय आने की संभावना नहीं है। शांत वो जो कभी आने की संभावना है ही नहीं, ठीक है। सुसुप्त में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कभी आएगा नहीं, शांत में कभी नहीं आएगा, सक्रिय में हमेशा सक्रिय ही रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है जो यहाँ है। एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, बिल्कुल ही, क्योंकि वो एक ही प्लेट पर है। कारण बहुत सारे हैं, बस आपको समझना होता है। अब देखो मैं तो आर्ट्स विषय का ही रहा हुआ हूं, हालांकि साइंस वाले काफी सारे विद्यार्थी होंगे, उनके लिए ये नई चीजें होंगी, लेकिन अपन तो आर्ट्स के ही रहे हुए हैं। और वैसे नेट एमए वगैरह सब 2 बार नेट कर रखी है मैंने, हिस्ट्री से 2 बार ही दिया और दोनों बार क्लियर हो गया। तो नेट वगैरह वो सब हिस्ट्री से है। और ज्योग्राफी के प्रति बहुत अच्छा रुझान रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी आर्ट्स के शुरू से विद्यार्थी रहे ना, स्कूल कॉलेज सभी आर्ट्स विषय से रहे। और उसके बाद में कंपटीशन में बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ी थी, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रखी, तो कंसेप्ट क्लियर हुए होते हैं। इसीलिए आप लोगों को समझाना मेरे लिए थोड़ा सा ठीक होता है। हालांकि पता नहीं कैसा समझा पाता हूँ या आपको समझ में आता है वो तो पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी करता हूं कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब साथियों आएंगे आपके घास के मैदान। घास के मैदान वैसे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे डाउन्स कहाँ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये मतलब सीधे सीधे नाम से पूछे जाते हैं आपको। पहले तो सीधे सीधे नाम से पूछे जाए, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कंपास, पंपास, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे घास के मैदान जो प्रमुख है वो ध्यान रखें। कंपास घास के मैदान ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं, और ये सवाना घास के मैदान है, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील। अब इसकी यदि कोई ट्रिक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, कंबा करके, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसकी जरूरत है वैसे, क्योंकि आप सीधे ही याद रख सकते हो कंपास ब्राजील, सीधा याद रख लेना, ये ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण। अब देखो यहाँ पे आपको घास के मैदान भी इस शायद मैप में नहीं आया है, ये देखो यहाँ पे, ये तो आ गए आपके कंपास वाले हैं, ठीक है। और ये आगे ग्रीन चाकू घास के मैदान, ये भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके ये आ गए अपने पंपास वाला भी, इसमें शायद मेरी नजरों में अभी आ नहीं रहा है पंपास, ये रहा, ठीक है। तो पंपास घास के मैदान, कंपास घास के मैदान, ग्रीन चाको भी है। तो ये घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के मुख्य पहचान है, इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके लानोस, जो वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान है। तो कंपास ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना और लानोस वेनेजुएला, ठीक है।
लानोस वेनेजुएला में पाए जाने। अब उष्ण शीतोष्ण ये याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहां पे है वो याद रखने जरूरी है। कंपास, पंपास, लानोस, ग्रीन चाको, ठीक है, ग्रान चाको कह देते हैं। अब देखो अटाकामा मरुस्थल एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में। अब यहां पे आते हैं वापस अपन, ये एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, और इसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला है, इसका एक और मैंने शायद यहाँ पे ही आ जाएगा, एंडीज पर्वतमाला है और इसके उत्तर पश्चिम में, ये पूरी एंडीज पर्वतमाला, इसके उत्तर पश्चिम में ये अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। अब देखो इसकी स्थिति देखो, चिली और पेरू के बीच है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा चिली देश, चिली और पेरू, ये देखो ये पूरी चिली रिफ्ट ही है, और ये यहाँ पे ये आपके अटाकामा जो मरुस्थल है वो यहाँ है। अब देखो देश की स्थिति यदि देखनी, वापस आ जाते हैं अपन इस नक्शे पे, ठीक है, इसमें ही था, ये देखो ये तो रहा पेरू, ठीक है, और ये रहा चिली। अब ये यहाँ पे ये जो है अटाकामा डेजर्ट, ये रहा अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो ये एंडीज के इस तरफ जो है वो अटाकामा मरुस्थल है और यहाँ पे ये एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये मैप जब दूंगा यहां से साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओ, ठीक है। तो ये अटाकामा मरुस्थल और एंडीज पर्वतमाला, तो देश भी याद रखना चिली और पेरू। अब पेरू ये यहाँ पे और ये चिली, ठीक है। तो विश्व का ये इसकी खासियत यह है कि ये विश्व का सबसे शुष्क या सबसे सूखा मरुस्थल है, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। चलिए हर स्लाइड पे लगभग मैंने आपके मैप साथ में दिया ताकि आप साथ साथ में कंपैरिजन के साथ इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाओ और समझ पाओ, ठीक है। चलिए एक पैटागोनिया आपको ध्यान रखना है, पैटागोनिया भी एक मरुस्थल है जो अर्जेंटीना के पूर्व में शीतोष्ण मरुस्थल है। अब ये रहा आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना के पूर्व में यहाँ पे जो है ये आपके पैटागोनिया है, ठीक है, यहाँ पे पैटागोनिया मरुस्थल है जो आपके शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। इसके बाद में सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण वाली नदी है और सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी है। हालांकि सबसे लंबी नहीं है क्योंकि सबसे लंबी नील नदी है, लेकिन नील के बाद में नंबर इसका आता है, ठीक है। और यदि दक्षिण अमेरिका की देखी जाए तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे अधिक जल क्षमता वाली नदी अमेजन नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है। फिर आता है अपने लाप्लाटा मैदान जो पराग्वे और उरुग्वे के बीच में पाए जाने वाला मैदान है। अब देखो यहां पे ये रहा आपका पराग्वे, ठीक है, और ये रहा आपका उरुग्वे, और यहां पे इनके बीच में जो पाया जाता है मैदान वो है आपका लाप्लाटा मैदान, ठीक है। पराग्वे और उरुग्वे नदियां भी है, पराग्वे उरुग्वे नदियों के बीच में पाए जाने वाला और इनके नाम पे राज्यों के नाम है। तो यहाँ पे इनके बीच में पाए जाने वाला मैदान आपका लाप्लाटा मैदान कहलाता है। फिर है माराकारिबो। माराकारिबो एक झील है साथियों जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील माराकारिबो झील है, ठीक है। फिर देखो टिटिकाका। टिटिकाका यदि देखा जाए, देखो वैसे अपन ट्रेन व्रेन में सफर करते हैं तो अपन टीटी आता है ना ज्यादा, तो वैसे तो टीसी होता है, टिकट चेकर, टीटी कह देते हैं अपन। तो टीटी आता है वो क्या करता है, टिकट, ठीक है। और अपन यदि कहीं घूमने गए नाव में बैठेंगे तो वहां पे भी लगेगा टिकट। तो टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य यानी कि नावें चलती है वो वाली झील है आपकी अपने पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना, टिटिकाका झील। तो ये सारी चीजें साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके, ये तो हालांकि फिजिकल मैप नहीं है, ये तो अपना वो वाला मैप है, इसके अंदर आप, मैं जब मैप शेयर करूंगा तब अच्छी तरीके से इसको देख लेना। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, टिटिकाका, माराकारिबो, अटाकामा मरुस्थल, एंडीज, ये मतलब बहुत सारे फैक्ट है। अब इसमें ज्यादा, वैसे तो देखो महाद्वीप के अंदर जितने गहराई में जाओ उतना कम है, लेकिन अपने को मुख्य चीजें ध्यान रखनी है। आप पिछले प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़े कि हाँ ये चीजें कवर हो रही है, जितनी चीजें हैं उतनी याद है या नहीं, उतनी याद है उसके बाद में हम गहराई में गोता लगा सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं है और सीधी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें साथियों आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये मैप अब आपके आ गया है, दोनों का कंपैरिजन मैंने देख दिया, एक तरफ आपके राजनीतिक नक्शा है और एक तरफ आपका फिजिकल मैप है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जब आप लोगे अच्छी तरीके से इसको देख लेना, इसको अच्छी तरीके से आप जूम करके भी यदि मैं बताऊं आपको, एक एक चीज इसमें आपको अच्छी तरीके से नजर आएगी, ठीक है ना। ये देखो क्विटो, इक्वाडोर वगैरह, ये पेरू, एंडीज पर्वतमाला, ये आ गई आपके अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से देख पाओगे। सबसे नीचे आपके केप हॉर्न आ गया, ठीक है। फिर ये देखो ये पूरी पूरी पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील। और यदि इसी नक्शे को अपन फिजिकल में लेकर आते हैं तो ये देखो चिमेरेजो प्रोटोपैक्सी, एकांकागुआ आ गया आपके, और उसके बाद में ये एकांकागुआ यहाँ पे है, ठीक है। एकांकागुआ ये आ गया, और ये बोलिविया आ गया, ठीक है। ये पेरू आ गया यहाँ पे, और ये आपके ग्रीन चाको मैदान, पंपास मैदान आ गए, ठीक है। पेटागोनिया, ये पेटागोनिया आ गया, ठीक। सारी चीजें आप मतलब अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कर पाओगे जूम करके यदि आप देखोगे तो, ठीक है। चलिए अब ये मैप, इस पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लो और कहीं कोई समस्या नहीं हो। इसके बाद में अपन आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दक्षिण अमेरिका से और पढ़ने हैं अपन को उस पे। फिजिकल मैप के अंदर अपन पूरी चीजें हालांकि समझते हुए आए हैं, लेकिन प्रश्न और भी बनते हैं, तो उन प्रश्नों को भी अपन बाहर नहीं जाने दें। तो मुख्य मुख्य एक शॉर्ट नोट्स टाइप आपके पास में तैयार भी हो जाएंगे और अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक, कहवा कॉफी वगैरह पीते हो आप, वो कहवा और गन्ना उत्पादन में ब्राजील बहुत अग्रणी है, ठीक है। कहवे के साथ में और भी क्या है, गन्ना। कहवा और गन्ना उत्पादन और निर्यातक सबसे बड़ा देश है। प्रश्न बनते हैं साथियों यहां से, प्रश्न बनते हैं यहां से। फेजेंडा क्या है, कहवा के जो खेत है ब्राजील के अंदर वो फेजेंडा कहलाते हैं, ठीक है। कहवा के बागान, खेत कह सकते हो आप, बागान कह सकते हो, ठीक है। तो वो आपके कहलाते हैं फेजेंडा। साओ पोलो कहवा की सबसे प्रसिद्ध मंडी, सबसे बड़ी मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मंडी साओ पोलो है। सेंटोस बंदरगाह जहां पे कहवा का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, तो इसे कहवा पत्तन के नाम से ही या कहवा बंदरगाह के नाम से ही जाना जाने लगा है। और ये तीनों ही फैक्ट साथियों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भूलने की परमिशन आपको नहीं दी जाती है, आपको बिल्कुल ही अधिकार नहीं है कि आप इसे भूलें, ठीक है। ब्राजील जो है साथियों मैग्नीज और सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी स्थान रखता है। मैग्नीज में ये तीसरा स्थान रखता है विश्व के अंदर, और सोयाबीन में ये दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। चिली देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है चिली, ठीक है। और यहाँ की एक खान है जो सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी खान है, जिसका नाम है चुक्चिका माता, ठीक है। चिली की चुक्चिका माता किस लिए, तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। खान कौन सी है, चुक्चिका माता, किस लिए जानी जाती है, तांबा उत्पादन के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, ठीक है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, लेकिन सबसे नगरीकृत ये नहीं है। सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, सबसे बड़ा तो रियो डी जेनेरियो है। अब रियो डी जेनेरियो में बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित और सम्मेलन आयोजित होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा नगर ये है, लेकिन सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, ठीक है। सर्वाधिक पन्ना उत्पादक देश, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक पन्ना उत्पादक देश कोलंबिया, ठीक है। वेनेजुएला के कैरो नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जो 997 मीटर ऊंचा है, और इसका नाम है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात क्या होता है, एक तरह का झरना होता है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहां बना हुआ है विश्व का, आपके वेनेजुएला के अंदर, ठीक है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर, नदी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, कैरो नदी पर, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका चिली के अंदर ही है, और सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा, दोनों अ से शुरू होते हैं। सबसे शुष्क स्थान अरिका, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। अब देखो ये लगभग आपके दक्षिण अमेरिका आप पूरे घूम लिए हो। अब जहां से आपके सवाल बनते हैं वो देखो मैं आपको बता देता हूं एक रैपिड तरीके से कि कहां से सवाल बनते हैं। सवाल बनता है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, स्थिति से बन सकता है, लंबाई से बन सकता है, देश की संख्या से बन सकता है, ये चीज। सवाल बनता है अमेजन से, सवाल बनता है तांबा उत्पादक देश ब्राजील से सवाल बनते हैं, ठीक है। ब्राजील में सवाल बन सकता है सबसे बड़े देश से, फिर कहवा गन्ना उत्पादन वगैरह इससे सवाल बनते हैं।
सवाल बनते हैं कहवाग से संबंधित शब्दावली से, ठीक है, जैसे ये सेंटो, साओ पोलो वगैरह, फेजेंडा और ये, इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। सवाल बनता है अमेजन नदी से, सवाल बनते हैं घास के मैदानों से, कंपास, पंपास, लानोस, ग्रान चाको, सभी से, ठीक है। सवाल बनता है लाप्लाटा मैदान से, उरुग्वे, पराग्वे नदी। तो मतलब ये चीज है। अब देखो जैसे आपने क्लास पूरी देख ली, अब मैंने ये चीजें वापस बताई ना, तो आपके दिमाग में पूरी पूरी वो घूमी है कि हाँ ये चीजें हमें बताई, ये चीजें यहाँ है, ठीक है। तो इनकी स्थिति से सवाल बनता है। और सबसे नीचे वाला आपको पता ही है, हॉर्न अंतरिक्ष, पनामा नहर, आसपास की स्थिति, ये चीज यहां से सवाल बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं। पढ़ना भी इस तरीके से है, अपने आप को अपडेट रखते हुए। अब चाहे आप महंगी से महंगी कोचिंग में पढ़कर देख लेना, या आपके कोर्स ले रखे होंगे, या आपने ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखी होगी, यही मैटर है, यही मैटर है। हो सकता है इससे 19 हो या इससे 21 हो, लेकिन मैटर यही है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है। समझ में आ गया तो यही है, बाकी किन्ने पैया ही भांगना हुआ ना, किन्ने ज्यादा उछले है उछले ना, तो बे कह के कहीं ध्यान गौरव सिंह जी कोर्स पूरा करावे कि नहीं करावे, कि ध्यान फोकट है बीच में छोड़ दे कहीं ध्यान, या बजे भाई फोकट है तो कहीं ध्यान गुणवत्ता कौन हुई। तो ये तो देखो मन के गुडे हैं, जितने दौड़ाओ उतने दौड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। और जिसके पास में ज्यादा संपत्ति है तो वो तो ऐसे ही खर्चे करता है, ठीक है। अब अपने तो ऐप भी बनवाया ना, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपका, तो उसके अंदर मतलब अपने आईफोन के लिए कभी सोचा ही नहीं। आईफोन के यूजर भी थे काफी सारे विद्यार्थियों के, सर आईफोन में चलता ही नहीं, और मैंने सोचा ही नहीं कि आईफोन वाले भी यूजर अपनी क्लासेस, निःशुल्क वाली क्लासेस आईफोन वाले यूजर क्यों देखेंगे। निःशुल्क वाली मतलब संपत्ति ज्यादा होती है, तो फिर यहाँ निःशुल्क वाली क्यों देखेंगे, तो इसलिए वो कभी दिमाग में आया ही नहीं। अब उसको आईफोन पे करवाने जाए तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है, आगे टिकड़ों वो खर्चो, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों। अब जिसके देखो किसी के भाई मन नहीं माने और क्या, मैं तो कोचिंग करा जा नहीं मार सिलेक्शन हो सके, है पहला कोचिंग करो, ठीक है ना। अपार की नहीं रोकी ओड़ा है कौन, मैं तो किसी को कहता ही नहीं। मैं न तो ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरी किताब पढ़ो उससे सिलेक्शन होगा, न मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरी क्लास देखो उससे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आप लोगों के पढ़ने से होगा। किताब मैं लिख रहा हूँ चाहे कोई लिख रहे हैं, सबका प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन उसको पढ़ते कितना हो, याद कितना रखते हो, वापस भुनाते कितना हो, रिवाइज कितना करते हो, रणनीति कैसी है, उन सब चीजों से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन सिर्फ गौरव सिंह घड़ेराव के कहने से थोड़ी होगा। सिलेक्शन तो आप लोग पढ़ोगे तब होगा ना, कि मैंने तो पढ़ा दिया, आप लोगों को इसमें से कितना याद है। मैं तो कहता हूं एक एक शब्द याद होना चाहिए, और जितना मैंने पढ़ाया उससे 10 लाइनें अधिक याद होनी चाहिए। अधिक कहां से करें, किताबें सबके पास है, किताबें ये अपनी गाइड भी है आपके पास, वन लाइनर भी आ जाएगी थोड़े समय में, ठीक है ना। तब जाके सिलेक्शन होता है कि ये तो मुझे एक एक शब्द याद है और इसके अलावा मुझे और भी चीजें याद है, और मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूं तब मेरे उसमें से 10 में से 9 सवाल सही हो रहे हैं, तब जाके आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। किन्ने माइकल लाल री ताकत कौन है जो आप लोग सिलेक्शन रोक दे बिंग बाद में, ठीक है। यही चीजें साथियों, कोई बड़ी तोप नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ठीक है। रणनीति बढ़िया होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।